प्रश्न की, एक आयताकार भूखंड का आपको क्षेत्रफल दिया है, तो अभी क्षेत्रफल से आपको कुछ लेना देना अभी है नहीं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की कौन क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना क्षेत्र की चौड़ाई कितना है भाई, x। तो प्रश्नानुसार लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर इसका दोगुना। कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है। तो आप चौड़ाई कितना माने हो, x, तो उसका दोगुना करोगे तो 2x होगा, और 1 अधिक कह रहा है तो 2x + 1 हो जाएगा। अब हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, तो आयताकार भूखंड है ना, तो हम लिख ही देते हैं पूरा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला। और इसके बराबर किस शब्द दिया हुआ है, कितना 528 वर्ग मीटर। तो लंबाई कितना हम निकाले हैं भाई, लंबाई हमारा 2x + 1 है, और चौड़ाई कितना है, यस बराबर 528। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई, 2x², ठीक है, प्लस x का मल्टीप्लाई करिए, x इसका 2। अब सबको एक तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x² + x - 528 बराबर 0। क्या है, यही लंबाई और चौड़ाई प्राप्त करने के लिए द्विघात समीकरण है। यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है जिसके द्वारा आप इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से लगा लीजिए, इसको लगाना तो आया, सबको समझ में आया है ना, कर लो। ठीक है, तो हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिसकी सहायता से हम पूर्णांक ज्ञात कर सकें। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। तो यहां पे हम मान लेंगे, माना 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या होता है भाई, क्रम से आने वाले। ठीक है, जैसे हम क्रमागत की बात करते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 7, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। ठीक है, तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। तो अगर 6 के बाद 7 आता है तो कैसे आया, आपने 6 में 1 जोड़ा और 7 आ गया। तो क्रमागत संख्या है, एक संख्या को आप x मानते हो, तो अगली संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो हमको 2 ही मानना था, तो हमने 2 मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल, तो गुणनफल को मतलब इनका गुणा करें, x गुणे x + 1। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, 306 है। अब गुणा कर लीजिए, x का x में करेंगे तो x का x में करेंगे तो x हो जाएगा, और 306 को इधर ला देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, -306 बराबर क्या बचेगा, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण
जिसके द्वारा आप चाहो से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 360 है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, ये कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे किसकी आयु है ज्ञात करनी है? रोहन की। तो मान लीजिए माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष, ठीक है। इसलिए उसकी मां की आयु कितनी होगी? उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। कह रहा है ना, अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की आयु 10 वर्ष होगी तो उसकी मां की आयु कितनी होगी? 10 और प्लस 26 यानी 36 वर्ष होगी, ठीक है ना। यानी रोहन की आयु में 26 जोड़ने से उसकी मां की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनका गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है? अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु गुणे उसकी मां की आयु कितना है भाई? 360। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल कितना होगा? 360 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रोहन की आयु वर्तमान इस समय यह से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? अगर आप अभी 10 वर्ष के हो तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाओगे? 13 हो जाएंगे ना। अगर अभी 13 के हैं तो 3 वर्ष बाद, यानी अभी x वर्ष के रोहन है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 3, 3x नहीं, x प्लस 3। अब देखिए उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी मां की आयु इस समय x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो यानी x प्लस 26 प्लस 3 इनका गुणनफल हो गया। और ये कितना आ रहा है भाई? 360 आ रहा है। क्या होगा? x प्लस 3 और ये कितना होगा? x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 29 बराबर 360। इनका गुणा कर लीजिए। x का x से गुणा करेंगे कितना आएगा जी? x स्क्वायर। फिर x का 29 में करेंगे तो 29x, इस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, फिर 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना होगा भाई? 87, ठीक है। अब आगे हम यहाँ लिखते हैं 360। इस 360 को इधर ला देंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 29x और यहाँ पे 3x था, ठीक है ना। 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 इधर है और 360 को इधर लाएंगे तो माइनस 360 होगा, तो 300 लिख ही देते हैं। 87 माइनस बराबर 0। अब घटाकर लिख देंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस वाले से 87 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब 6 के पास 5 बचेगा, 5 में से 8 घटाना नहीं घटेगा तो 5 ही बगल वाले से हासिल लेगा, 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 2 बचेगा बराबर। यानी यह आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो कर लीजिए।
चलिए, इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। आगे कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमको जो ज्ञात करना है वो मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। ठीक है, अब देखिए यक्स मान लिए तो शायद अब क्या करें, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो इस पूरा का पूरा सवाल जो है किस पे आधारित है, समय पे। जिसमें कमी बेसी होती है उसी पे सवाल लगता है। तो क्या अधिक ले रहा है, 3 घंटा। 3 घंटा क्या है, समय है कि दूरी है कि चाल है, समय है ना। 3 घंटा समय अधिक लेता है। कब, जब चाल में आप कमी करते हो ही ना। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जब कम हो जाती है तो वह उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। अगर मान लो कि मुझे समय पता होता कि जब चाल नहीं कम किए थे, अर्थात वो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, x किलोमीटर प्रति घंटा था, उस समय 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा यह मुझे पता हो जाता तो हम ये पता लगा लेते, रिलेशन बना लेते, संबंध बना लेते। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 480 किलोमीटर x किमी प्रति घंटा की चाल से, ऐसे लिख लेते हैं, x किमी प्रति घंटा की चाल से 480 किमी जाने में लगा समय कितना होगा, समय बराबर होता है कितना बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो समय बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा में 4। तो समय हम निकाल रहे हैं, तो दूरी कितनी है 400 और 4 हमारी कितनी है, ये घंटा में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चाल में 8 किमी प्रति घंटा की कमी करने पर 480 किमी जाने में लगा समय। कितना समय लगेगा, दूरी बटे में 4, दूरी तो उतना ही चल रहा है ना 480, चाल कितना हो जाएगा, पहले x था उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, यानी x माइनस 1 इतना घंटा। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आप चाल कम कर देते हो तो समय क्या लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। समय 3 घंटा, मतलब यह वाला समय अधिक है और यह वाला समय कम है। तो अधिक समय और कम समय का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 3 घंटे का है ना। तो आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, 480 बटा में x माइनस 8 फिर माइनस 480 बटा में x बराबर कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। अब 480 अगर कॉमन है, कॉमन ले लो, फिर एलसीएम ले लो। यहां हल करते हैं इसको, 480 आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 बटा में x माइनस 8 फिर माइनस 1 बटा में x बराबर 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 480 x का यहाँ होगा x
और इसका इधर जुड़ा हुआ तो माइनस एक्स प्लस आर बटे में कितना होगा भाई यक्स गुणे यक्स माइनस बराबर कितना आएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करना है। चलो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 480 और इसको उधर भेज दीजिए। यक्स से एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है कट गया तो हमारा आया 480 गुणे 8 बराबर क्या बचेगा उधर 3 है और 3 में गुणा हो जाएगा यक्स का गुणा करते हुए लिखिए यक्स का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का 8 गुणा करेंगे तो माइनस 8x। ठीक है इनका गुणा करके आप इधर ले जाओगे तो 3 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब देखिए इस गुणा करके इधर पक्षांतर करिए तो क्या इसमें गुणा करिए 3 का x में तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर फिर 3 का उसमें करेंगे तो 8 तरीके -24 और इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 0 में आके गुणा करेंगे उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 0 में आके गुणा करेंगे तो 0 फिर 8 बटे 64 0 64 और 8 तरीके 8 चौके 32 होगा और 32 6 कितना होगा 38 बराबर 0। यही आपका अभिष्ट समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यही आपका क्या है अभिष्ट समीकरण है। यही अभिष्ट समीकरण स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। आप देख लो 3 सब में उभयनिष्ठ है तो 3 से भाग दे दो एक्स स्क्वायर यहाँ भाग देंगे तो 8x यहाँ भाग दोगे तो क्या होगा माइनस 3 का 3 दूनी के 6 और फिर क्या होगा इसमें 2 बचेगा 24 होगा 3 बटे 0 बराबर 0। यानी यही विभाग समीकरण है। यही विभाग समीकरण ठीक है। करिए सभी क्या करिए